Yes, hello friends. Today we are going to study two very small poems. The poems are very small, but it has very deep meaning hidden. And both the poems are composed by Robert Frost. Yes, Robert Frost was an American poet and he was a keen observer of nature. His speciality was that he composed poems in very simple language, but conveyed a very deep meaning. Now see the first poem, that is the Dust of Snow. Here dust refers to particles of snow, right? Dust of snow means particles of snow. First of all, we should know the background of the poem. William Wordsworth rightly said that poetry is the spontaneous overflow of a strong emotion recollected in tranquility, right? Means what is recollected when mind is at peace, right? That is expressed in poetic diction that becomes or that takes the shape of poems. So here now see what he has described. Once upon a time, Robert Frost, poet, was actually in very sad mood. He was depressed. Yes. So sometimes it happens. Not only with the poet, it happens with everyone. ठीक है, सभी के साथ ऐसा होता है कि एवरी डे द पर्सन इज नॉट हैप्पी. सम डे वी आर वेरी अपसेट ड्यू टू सम रीज़न. कभी कुछ काम खराब हो जाता है, कुछ काम बिगड़ जाता है, और वी आर इन लॉस, और ड्यू टू सम अदर रीजन वी आर अपसेट. और ऐसा लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है ना. वी फील दैट कि अब कुछ बचा नहीं है ना. वी बिकम वेरी अपसेट. वी डोंट टेक इंटरेस्ट इन एनीथिंग. तो इसी चीज को बताने के लिए दिस पोएम हैज़ अ डीप मीनिंग. द पोएम आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन. So he was very upset and he was under the hemlock tree. He went under the hemlock tree कि अचानक hemlock tree के ऊपर जो the crow is sitting and the crow shakes the tree and from that the snow falls on his head and this way his mind is deviated and his mood is refreshed. इट सिम्पली वॉन्ट्स टू कन्वे दैट कभी कभी बहुत छोटी छोटी इंसिडेंट्स भी क्या करते हैं, हमारे मूड को चेंज कर देते हैं. वी आर वेरी अपसेट, बहुत मूड खराब है ना. जैसा भी कोरोना का समय है, राइट, एंड दिस टाइम वी गेट बैड न्यूज़ फ्रॉम एवरीवेयर. तो इफ़ वी आर इन्वॉल्व्ड इन दैट डीपली वी विल ऑलवेज बी सैड. कभी कभी बहुत छोटी सी इंसिडेंट्स भी क्या करता है, हमें बहुत सुख देता है और प्लेजर देता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर इज लॉकडाउन, देयर इज लॉस ऑफ इकोनॉमी, राइट, बट अगर ये भी सुनने को मिलता है कि द अर्थ इज हीलिंग and pollution level is decreasing, right, so we feel pleasure. तो थोड़ी सी सुकून, थोड़ी सी शांति मिलती है हमें. Well, now see the poem. The way a crow, this is the first line, the way a crow shook dawn on me. जैसे पोएट क्या है, हिमलॉक ट्री के नीचे खड़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू देयर इज अ सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म क्या है? यूजुअली जैसे पोएम आप देखे होंगे तो पोएम में कैसे वर्ड्स और कैसे ट्रीज को लेते हैं, है ना. कभी क्रो का तो नहीं देखते हैं. क्रो एक्चुअली रेफर्स टू निगेटिव एस्पेक्ट. ठीक है, ये सैडनेस को दिखाने के लिए, टेरर को दिखाने के लिए, गोस्ट को दिखाने के लिए, इन दैट वे वी यूज क्रो. हेमलॉक ट्री इज ऑल्सो ए पॉइजनस ट्री. ये भी एक पॉइजनस ट्री होता है. दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन निगेटिविटी. तो इन सारे निगेटिविटी के बीच में क्या पॉजिटिव होगा, दैट यू सी. तो द पोएट इज वेरी अपसेट. ही इज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री. वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं. जस्ट वाज वॉकिंग, ही रीच्ड देयर, ही वाज स्टैंडिंग. The way a crow shook dawn on me, है ना. जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्रो क्या करता है, शेक्स द ब्रांचेस. ठीक है, और ब्रांचेस को शेक करने से क्या होता है कि स्नो फॉल्स ऑन हिज हेड. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, वो जब गिरता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. ठीक है, क्या होता है कि कुछ भी एक छोटी सी घटना हो जाती है तो माइंड रिफ्रेश हो जाता है. थोड़ी सी खुशी अगर किसी दोस्त की सुन लेते हैं कि चलो यार वो सफल हो गया, उसे फ़ायदा हो गया, राइट, ही हैज़ गॉट अ जॉब और ही हैज़ गॉट अ प्रमोशन, सो वी फील हैप्पी. और थोड़ा सा अपना दर्द जो है कम हो जाता है और एंड वी बिगिन टू थिंक पॉजिटिवली. अगर उसका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है. दिस वे वी बिगिन टू थिंक. सो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे I had rued.
और जो पूरा दिन खराब होने वाला था, है ना, पूरा दिन जो रिग्रेट करने वाला था, लैमेंट करने वाला था, उसको स्पॉइल करने वाला था, वो स्पॉइल होने से बच गया. वाई? बिकॉज नाउ हिज मूड इज चेंज्ड, मूड इज रिफ्रेश्ड. समटाइम इट हैपन्स, यू नो, कभी कभी क्या होता है, जैसे बच्चे कभी टेस्ट में कम नंबर लाते हैं, ठीक है, तो इतने अपसेट हो जाते हैं कि मन ही मन सोचने लगते हैं कि अब तो यार मेरा कुछ नहीं हो सकता. आई कैन नॉट इम्प्रूव माई इंग्लिश बिकॉज वेन एवर आई राइट, यू नो, माई स्पेलिंग्स आर इनकरेक्ट, माई सेंटेंसेज गो रॉन्ग, सो आई कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स देयर इन द एग्जामिनेशन, राइट. तो वो इतना डिप्रेस हो जाते हैं, लगता है कि मेरे से नहीं होगा. लेकिन अगर कोई उन्हें ये आशा किरण दिखाए कि नो नो यू कैन डू इट, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ठीक कर लो, यू लर्न द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यू जस्ट वर्क अ लिटिल हार्डर, यू कैन ऑफ कोर्स डू इट. और किसी को देखते हैं कि हमारे ही साथ का लड़का तो मेरे से भी वीक था और वो अगर अच्छा मार्क्स ले आए, तो देन वी फील दैट, यू नो, ऑफ कोर्स वी कैन ऑल्सो डू इट. तो कोई भी एक छोटी सी घटना लाइफ में होती है दैट कैन चेंज द मूड, और मूड अगर चेंज हो जाए, ठीक है, इट इज सेड दैट इट्स ऑल अबाउट माइंड. सब मन का होता है. चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं डिपेंड्स ऑन अस. जैसे ग्लास में पानी भरा है या खाली है, डिपेंड्स ऑन अस, कि वी टेक इट नेगेटिव साइड और वी टेक इट पॉजिटिव साइड. ये अपने पे होता है, ठीक है. तो वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू डिसाइड. एंड छोटी सी घटना भी हमारे मूड को चेंज कर देता है, और उस मूड के चेंज होने से काफ़ी चीज़ें जो खराब होनी थी दैट इज सेव्ड. द सेम थिंग हैपेंड देयर विद द poet also. तो poet इस poem के माध्यम से, through this poem the poet simply wants to convey the message that even from negativity like sorrow, depression, failures cannot stay forever. वो हमेशा के लिए नहीं होता. It has also an end. अब यू नेवर नो, इवन निगेटिव चीज़ों में भी कभी कभी क्या होता है, कुछ छोटी सी पॉजिटिव घटना हो जाती है एंड दैट कैन हेल्प अस. लाइक इस कोरोना काल में कई लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बट सो मेनी पीपल हैव अर्नड ऑल्सो. उसी विपत्ति में अपॉर्चुनिटी बनाकर कुछ लोग अर्न भी कर रहे हैं, है ना. दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम. सो इट इज एक्चुअली, यू नेवर नो विच इंसिडेंट कैन चेंज योर लाइफ. कौन सी घटना आपके जीवन में क्या चेंज ला सकता है. जैसे सुंदर पिचाई, एवरीवन नोज अबाउट हिम. उनके घर में जब रेफ्रिजरेटर आया तो उन्होंने देखा कि यार रेफ्रिजरेटर में ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी है कि ये क्या है कि ये सभी जो पूरे खाना को खराब होने से बचा सकता है, राइट. तो उन्हें लगा कि टेक्नोलॉजी मेक्स द लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल. उसके बाद उनका दिमाग ओपन अप हुआ, उस छोटी सी घटना से दिमाग ओपन हुआ. एंड नाउ यू सी दैट, यू नो, वेयर ही इज, कहाँ है वो, राइट. इज द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन एंड मोस्ट सक्सेसफुल देयर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ, यू नो, जॉब, राइट. तो छोटी सी घटना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आई मीन पोएट, के मूड को चेंज कर दिया. हियर व्हेन वी सी द राइम स्कीम, ए बी, देखिए राइम नहीं कर रहा है ये, क्रो मी, नॉट राइमिंग, क्रो स्नो, ए बी, तो राइम स्कीम होगा ए बी. देयर इज ऑल्सो एंजैबमेंट. एंजैबमेंट क्या होता है, वेन एवर यू फाइंड एनी पोअम एंड कंसेक्यूटिव 3 लाइन में कोई भी पंक्चुएशन यूज ना हो, जैसे फर्स्ट में कोई कॉमा, फुल स्टॉप नहीं, सेकेंड में भी नहीं, थर्ड में भी नहीं, ठीक है, फोर्थ में भी नहीं, तो वी विल से दैट दिस देयर इज एंजैबमेंट. Enjambment means the lines without punctuation marks, ठीक है. So there is use of enjambment. The rhyme scheme is ABAB, and symbolism as both symbolizes negativity. This is a poisonous tree. Okay, so this is about dust of snow, sorrow, unhappiness, problems will not be always there in the life, right. Even a small thing can change our life, and our life will be filled with happiness. So now moving on to the second poem, that is Fire and Ice. Here there is also symbolism. What is symbolism here? Fire refers to desire and ice refers to hate. यहाँ भी deep philosophy है, try to understand, you will enjoy it. वेल कई बार इसी चर्चा होती है कि वर्ल्ड विल एंड. ये तो अटल सत्य है कि सृष्टि का विनाश तो होगा. नाउ कैसे होगा इसकी चर्चा होती है कि व्हाट वे इट विल गो. सूरज बहुत तेज गर्म हो जाएगा, बहुत तेज प्रचंड अग्नि बरसेगी, राइट. ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा हो जाएगा कि देयर बी डिस्ट्रक्शन. और
ऐसा होगा कि एवरीवेयर द वर्ल्ड विल बी सबमर्ज्ड इन वाटर, या तो पूरे पानी में भर जाएगा, ठीक है। तो पीपल डिस्कस, अब उसी को लिटरली पोएट ने कितने ब्यूटीफुल ढंग से इतने साल पहले उन्होंने एक्सप्लेन करा, राइट। दैट इज फायर रेफर्स टू डिजायर एंड आइस रेफर्स टू हेट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का जो एंड होगा, अंत जो होगा वो फायर से होगा, फायर मीन्स डिजायर से होगा, राइट। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आइस से होगा, हेट से होगा, right? See, desire, as Gautam Buddha also said, desire is the root cause of all evil. You can see there in Mahabharata. महाभारता वार जो हुआ उसमें क्या था? Desire and hatred. अपने भाइयों से hatred और desire to get kingdom, right? So some say the world will end in fire and some say in ice. From what I have tested of desire. What I have tested, tested का मतलब ऐसा नहीं कि आम खाए और टेस्ट किए, I have tested means I have experienced, जहाँ तक मेरा अनुभव का सवाल है ना, जहाँ तक मेरा अनुभव है, I mean पोएट का जो अनुभव है, from what I have tested, I have means the poet has tested of desire, जहाँ तक वो desire मतलब फायर को वो एक्सपीरियंस किए हैं, जहाँ तक वो उनका अनुभव है, I hold with those who favor fire, right? Means he says that he would also favor those people who will favor fire. मतलब जो जिनका ये विचार होगा कि डिजायर से वर्ल्ड का एंड होगा, राइट, he will also favor those people. Why? Because he has also experience in the life, right? But if it had to perish twice, लेकिन अगर दोबारा अंत होना होगा, अब जब एक बार हो गया तो दोबारा कैसे होगा? It really sounds little नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब एक बार अंत हो ही गया तो दोबारा कैसे, राइट? बट the sentence is paradoxically written, so it can be the use of paradox. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate. मतलब अगर दोबारा एंड होना होगा, पेरिश होना होगा, खत्म होना होगा, तो हेट भी कम नहीं है, राइट? हेट्रेड भी कम नहीं है। जैसे हिटलर के बारे में आपने सुना होगा कि व्हेन हिटलर emerged, lot of millions of Jews were killed, राइट? सो अभी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की सिचुएशन जो हो रखी है, स्पेशली व्हेन वी टॉक ऑफ द नॉर्थ कोरिया, राइट? सो दे आर ऑल्सो हेट प्लेज द रोल देयर. सो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट. Here ice refers to that hate. हेट्रेड भी वर्ल्ड को एंड होने में काफ़ी है ना. इट हैज़ ऑल्सो द सफिशिएंट पावर, right? It can also destroy. To say that for destruction ice is also great and would suffice. और ये भी काफ़ी होगा पूरे वर्ल्ड को एंड करने के लिए. तो in short he is saying that if world has to decay, the world will end with desire and hate. और ज़्यादा फेवर करते हैं डिज़ायर को, क्योंकि डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स. डिज़ायर ही लोगों को, एक्चुअली पीपल हैव बिकम वेरी क्रेजी, right? They want possessions, they want money, and somehow they have become materialistic, and due to that materialism, right, it will result in destruction, right? That feeling will only result in destruction. So this is the summary or explanations of the poem. I hope you might have understood. Here let's discuss the literary devices used here. Like some say, ss repeated, so this is alliteration, right? And when you find the words repeated in the consecutive line, जब consecutive line में word repeat होता है तो that is called anaphora. What is that called? Anaphora, anaphora, anaphora. तो दिस इज एनाफोरा, और इसे हम एलिटरेशन भी बोल सकते हैं. एलिटरेशन, w ऑल्सो रिपीटेड, सो दिस कैन ऑल्सो बी एलिटरेशन, राइट? एंड व्हेन wall is repeated in the middle of the word, when wall is repeated in the middle of the word, that is called assonance, 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 right? Yes, what else? Yeah, when you talk of rhyme scheme here, the rhyme scheme will be like a, not rhyming with this, so A B, fire desire, so A B
अगेन ए, चूंकि इससे राइम कर रहा है, ए बी ए, फायर डिजायर फायर, ए बी ए, देन अगेन बी, आइस और ट्वाइस बी, ए बी ए बी, देन हेट, हेट राइम नहीं कर रहा है तो सी अलग हो गया, देन आइस, आइस इज राइमिंग दिस, देन बी, देन ग्रेट, ग्रेट इज राइमिंग विद हेट तो हो गया सी, देन दिस इज राइमिंग विद बी, आइस, तो हो गया ए बी बी सी बी. This is the rhyme scheme there of the poem, and there is also enjambment. You can see, enjambment is used over here, like 3 lines are used without any punctuation. So here is also enjambment, and here is also symbolism. What is the symbolism here? That fire symbolizes desire and ice symbolizes hate. So I hope both the poems are clear to you, right? I killed two birds with one stone. So thank you so much.